कई सालों से लंबित कैग की 14 रिपोर्ट्स में से एक रिपोर्ट को आज दिल्ली विधानसभा में पेश कर दिया गया। दिल्ली विधानसभा सत्र का दूसरा दिन और बेहद हंगामेदार रहा। जैसे ही विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सवाल खड़े किए कि आखिर क्यों बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह का अपमान किया गया। एक बार फिर से बीजेपी पर सिख विरोधी और दलित विरोधी का आरोप लगाया आतिशी ने, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को उसके बाद स्पीकर ने सदन से निष्कासित कर दिया। उसके बाद कैग की रिपोर्ट जो है वो सदन में टेबल की गई। सीएम रेखा गुप्ता ने उसको टेबल किया। 2002 करोड़ से ज्यादा की राजस्व हानि का ये पूरा मामला सामने आया है, जिसमें कैग रिपोर्ट में 14 पॉइंटर्स जो हैं वो हैं, जिसमें साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि आप सरकार के दौरान लाई गई नई शराब नीति के कारण दिल्ली सरकार को 2002 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी की जमकर खिंचाई भी हो रही है। इस रिपोर्ट के पेश होने से पहले आपके विधायकों ने सदन में हंगामा भी किया। हालांकि उनको सभी विधायकों को स्पीकर द्वारा निष्कासित कर दिया गया पूरे दिन के लिए, यानी जब रिपोर्ट टेबल हुई तो उस वक्त आम आदमी पार्टी का कोई भी विधायक सदन में मौजूद नहीं रहा। आपका आरोप है कि बाबा साहब और भगत सिंह की तस्वीर हटाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा दी गई है। यानी साफ तौर पर आज सदन एक बार फिर से हंगामेदार रहा, और ये भी कहा जा सकता है कि सदन की आने वाली 5 साल की तस्वीर क्या होगी। कैमरामैन रफीक के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ चैनल। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों का जमकर हंगामा और प्रदर्शन। जी हां, एलजी के अभिभाषण के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन करना शुरू किया। उसके बाद से उन्हें बाहर निकाल दिया गया। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक लगातार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। हाथों में बैनर लेकर असेंबली के बाहर वो जमकर हंगामा करते रहे। इसको लेकर के लगातार जो है सरकार ने आरोप लगाया कि चूंकि सीएजी की रिपोर्ट टेबल हो रही थी और इसी से बचने के लिए आम आदमी के विधायक जो है इस तरीके के हंगामा और नारेबाजी करते नजर आए। हालांकि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और जो विधायक थे उनका ये कहना था कि भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब की तस्वीर को हटाए जाने को लेकर के वो खिलाफत में है, और ऐसे में बीजेपी सरकार को घेरने के लिए वो प्रदर्शन करते हुए फिलहाल असेंबली में नजर आए। हालांकि उनको एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज फिर विधान परिषद में समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में कटमुल्लापन की प्रवृत्ति नहीं चलेगी। हमारी सरकार वैज्ञानिक बनाने का दृष्टिकोण रखती है और इसके लिए आधुनिक शिक्षा की जरूरत होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद की कार्रवाई के दौरान विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। विधान परिषद में सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए सीएम योगी ने राम मंदिर से लेकर महाकुंभ के आयोजन तक का मुद्दा छेड़ा। विपक्ष की ओर से तमाम कार्यक्रमों में बाधा पैदा किए जाने की बात भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के आयोजन के पहले कई प्रकार की बातें की जा रही थी। लोग सवाल कर रहे थे कि 40 करोड़ लोग आ जाएंगे, क्या आयोजन हो जाएगा? अब जब लोग आ गए तब इनकी भाषा सुन लीजिए। कुछ यही स्थिति राम मंदिर के आंदोलन के दौरान भी इनकी थी। सीएम योगी इससे पहले भी कटमुल्ला शब्द का प्रयोग कर चुके हैं, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने जोरदार विरोध किया था। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज़ 24। इंदिरा गांधी के खिलाफ कथित रूप से राजस्थान में भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत द्वारा कहे गए बयान को कार्रवाई से हटाने और 6 कांग्रेस विधायकों के निलंबन को वापस लेने की मांग को लेकर जो गतिरोध बना हुआ है वह 5वें दिन भी न केवल जारी रहा बल्कि और भी ज्यादा गहरा गया। दरअसल सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, जिसके चलते समाधान कोई आगे की दिशा में बढ़ता नजर नहीं आ रहा। ऊपर से आज वासुदेव देवनानी इस पूरे घटनाक्रम पर इस कदर आहत हुए कि विधानसभा में उनके आंसू तक निकल आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अध्यक्ष के आसन के साथ मर्यादाएं जुड़ी हुई है, लेकिन जिस तरह से उनके खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं उसे वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा ने न केवल सदन चलते वक्त बल्कि सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद जिस तरह से आसन की ओर इशारा करते हुए बयान दिया है वह काफी गंभीर मामला है। ऐसे में ऐसे सदस्यों को सदन में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और इसका फैसला सदन को ही लेना होगा कि ऐसे सदस्य के खिलाफ किस तरह की कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन सोहन सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज स्टेट गेस्ट हाउस में करीब 30 मिनट तक मुलाकात हुई। मुलाकात काफी अहम थी क्योंकि बिहार के लिए ये चुनावी साल है। निश्चित तौर पर चुनाव से रिलेटेड
कई मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत हुई। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो बेटे निशांत कुमार हैं, वह अपने पिता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अब खुलकर बैटिंग करना शुरू कर दिया है। आज निशांत कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम एनडीए के नेताओं से भी आग्रह करेंगे वो मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के नाम की घोषणा करे। निशांत कुमार ने कहा कि हम जदयू के नेता और कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करेंगे कि वो बिहार के जनता के बीच जाएं। उन्होंने बिहार का काफी विकास किया है और मैं चाहूंगा कि बिहार की जनता एक बार फिर से उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाए। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान के लिए $397 मिलियन की मंजूरी पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक सुप्रीम झटका दिया है। विधान पार्षद के सदस्य सुनील सिंह की सदस्यता को बहाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने इतना बड़ा अपराध नहीं किया है कि उनकी सदस्यता को रद्द किया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में सुनील सिंह की विधान परिषद की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इस फैसले के खिलाफ सुनील सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बीते 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनील सिंह की विधान परिषद की सदस्यता को फिर से बहाल करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने कहा कि सत्य की कभी हार नहीं होती है और आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यह साबित हो गया है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। दिल्ली में एमसीडी ने दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी राहत दी है। एमसीडी ने कहा है कि जो दिल्ली में हाउसिंग टैक्स जिन लोगों का बकाया है, अगर वो 2024 और 2025 का टैक्स भर देंगे तो जो पिछला बकाया है, चाहे वो कितने भी साल का हो, वो दिल्ली के लोगों को नहीं देना पड़ेगा। साथ ही कहा है कि जो 500 गज तक के जो मकान हैं उस पर जो टैक्स है वो 50% देना होगा। साथ ही जो 100 गज से नीचे के मकान हैं उनका टैक्स जो है बिल्कुल पूरी तरीके से दिल्ली की जनता के लिए फ्री कर दिया गया है। साथ ही 1300 ऐसी हाउसिंग सोसाइटी हैं जिनके हाउस टैक्स में 25% की छूट दी गई है। वहीं जो दुकानदार हैं, दुकानदारों को भी 25% की छूट देने का दावा जो है वो आम आदमी पार्टी के जो मेयर है उन्होंने किया है। दिल्ली की जनता को इससे काफ़ी राहत मिलेगी। आम आदमी पार्टी के मेयर का कहना है कि इस पूरे मामले में दिल्ली की जनता से जो टैक्स वसूली की जा रही थी उसमें कई तरीके के भ्रष्टाचार जो है वो सामने आ रहे थे, लेकिन अब दिल्ली की जनता को सुकून इस बात का मिलेगा कि वो डायरेक्ट हाउसिंग टैक्स जमा करके अपने आप को राहत दे सकते हैं। कैमरा पर्सन अभय के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24, दिल्ली। ड्रग्स को लेकर मान सरकार ने पूरे पंजाब में लगातार कार्रवाई कर रही है। इस वक्त हम लुधियाना के डोगरी गांव में हैं, जहां पर पंजाब पुलिस ने, लुधियाना पुलिस ने ड्रग्स को लेकर कार्रवाई की है। और आपको सामने दिखाएं कि ये एक राहुल हंस नाम के व्यक्ति का घर है जो कि ड्रग्स सप्लायर है और हाल के दिनों में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके पास से 45,000 से अधिक जो है वो ड्रग्स कैप्सूल्स जो है वो बरामद हुए थे और इस पर लगातार जो है लुधियाना पुलिस कार्रवाई कर रही है। जो भी ड्रग्स सप्लायर है या इस तरह के काम में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई जो है वो होती रहेगी और उनका हश्र कुछ ऐसा ही होगा। ये तस्वीरें यहाँ के डोगरी, लुधियाना के एक डोगरी गाँव है वहाँ की है, जहाँ पर राहुल हंस नाम का व्यक्ति जो है वो ड्रग्स सप्लाई करते हुए पकड़ा गया था और उसके पास से भारी मात्रा में जो है ड्रग्स बरामद हुआ था। और उसके बाद इस तरह से उसके इस घर को जो है वो बुलडोज किया जा रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई जो है अब ड्रग्स सप्लायर्स के घरों में इस तरह की पंजाब में देखने को मिल रही है। और सीधे तौर पर पंजाब पुलिस का और पंजाब सरकार का कहना है कि कोई भी व्यक्ति अगर पंजाब के युवाओं को खराब करेगा, अगर ड्रग्स की सप्लाई करेगा तो उन पर कार्रवाई जो है इसी तरह की होती रहेगी। लुधियाना से कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। 1984 सिख दंगा मामला यानी पूरी तरीके से कहा है जो हिंसा हुई सरस्वती विहार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
इससे पहले अगर हम बात करें दिल्ली कैंट के मामले में उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे, वहाँ पे भी जिस तरीके से हिंसा हुई थी और जो मौत हुई थी उसमें कहा जाए तो एक उम्र कैद की सज़ा, दूसरी बार उम्र कैद की सज़ा हुई थी। हालांकि पीड़ितों की और पुलिस की तरफ से ये कोशिश की गई थी कि मौत की सज़ा यानी फांसी की सज़ा दी जाए, लेकिन 1984 में जो दंगा हुआ था सीधे तौर पे जिस तरीके से दोषी करार सज्जन कुमार को दिया गया है और कहा गया है कि उम्र कैद की सज़ा, लेकिन लगातार ये पीड़ित परिवार हैं जो मांग ये कर रहे थे कि फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि दिल्ली कैंट के एक मामले में भी वो उम्र कैद काट रहे थे। और कहा जाए कि अब जब सरस्वती विहार जो हिंसा मामला था उसमें भी दोषी करार देने के बाद उम्र कैद की सज़ा हुई है और कहा जा रहा है कि वो उम्र कैद ना फांसी दिया जाए। तो इस बात को लेकर तमाम जितने पीड़ित हैं वो सड़कों पर हैं और इस बात की मांग उठा रहे हैं। कैमरा दीपक शर्मा के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। जम्मू कश्मीर में करीब 6 साल पहले गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित हुई जमात इस्लामी एक नए नाम के साथ दूसरे संगठन के रूप में कश्मीर घाटी की राजनीति में अपनी पैठ बनाने को तैयार नजर आ रही है। जमात इस्लामी के जो पूर्व नेता है जिन्होंने हाल ही में घाटी के अंदर विधानसभा चुनाव में निर्दलीय के रूप में हिस्सा लिया था, वो सब मिलकर अब इस नए राजनीतिक पार्टी का गठन कर रहे हैं जिसे JDF का नाम दिया गया है, जम्मू कश्मीर जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट। और इस पार्टी ने ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी लिखा है कि इनकी पार्टी को रजिस्टर कर मान्यता दी जाए और साथ ही साथ चुनाव लड़ने के लिए सिंबल दे दिया जाए। माना जा रहा है कि जमात इस्लामी के इस ग्रुप को जो एक नई पार्टी के साथ सामने आ रहे हैं उन्हें केंद्र सरकार का समर्थन या हरी झंडी मिली हुई है, जिसके चलते ये नई पार्टी जम्मू कश्मीर में यहाँ पर उभरती हुई दिखाई दे रही है। और आने वाले समय में ये यहाँ जम्मू कश्मीर की राजनीति में कितना प्रभाव डाल पाएंगे वो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन के साथ आशीष नगर, न्यूज़ 24।